नमस्कार। आपका वामिका एकेडमी पर स्वागत है। लास्ट क्लास में बेसिक इंट्रो टू अकाउंटेंसी के बारे में पढ़ चुके हैं, यानी लेखा शास्त्र का जो सामान्य परिचय है वो चैप्टर अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। यानी लास्ट क्लास आपकी 52-53 मिनट का वीडियो था। अब इस क्लास के माध्यम से इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। यानी लेखा शास्त्र का परिचय वाला जो चैप्टर है, बेसिक इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी, इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट हो जाएगा। जिसमें लास्ट वीडियो में आपका जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, बेसिक शब्दावली है, उसमें 30 जो आपके शब्द वो कंप्लीट कर चुके हैं। पेमेंट से स्टार्ट करेंगे और इसके बाद में लेखांकन की अवधारणाएं, प्रिंसिपल, मान्यताएं, संकल्पनाएं आदि के बारे में डिटेल से बात करेंगे। जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में आपका यहाँ पे प्राप्ति रिसिप्ट कंप्लीट हो चुका था। अब इसमें पेमेंट से स्टार्ट करेंगे। देखते हैं तो पेमेंट क्या होता है। यानी भुगतान व्यावसायिक क्रियाओं के परिचालन के दौरान कई मदों के संबंध में चुकाई गई राशि, कुल देय राशि को व्यय तथा व्ययों में से वास्तविक चुकाई गई राशि को पेमेंट कहा जाता है। अब पेमेंट भी आपका फ्रेंड्स दो प्रकार का होता है, एक तो पूंजीगत भुगतान और आयगत भुगतान। जैसे आपकी प्राप्तियां आती है उसी प्रकार से आपका पेमेंट भी कैपिटल पेमेंट और आपका जो आयगत भुगतान है दोनों है। पहले देखते हैं पूंजीगत भुगतान को। पूंजीगत भुगतान किसी स्थायी असेट्स को क्रय करने एंड पूंजीगत भुगतान को क्या किस प्रकार की संपत्तियां परचेज करने पर जो खर्चा होता है उसको कहते हैं। किसी स्थायी असेट्स को क्रय स्थापित करने लाने का भाड़ा, ये इसके अलावा किसी स्थायी संपत्ति की कैपेसिटी यानी उसकी क्षमता में वृद्धि हेतु जो खर्चे किए जाते हैं वो, या विकास एवं अनुसंधान रिसर्च एंड डेवलपमेंट संबंधी जो भुगतान किए जाते हैं वो पूंजीगत भुगतान कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका आयगत भुगतान। तो आयगत भुगतान को देखें यहाँ पे, तो माल क्रय एवं क्रय से संबंधित व्यय का भुगतान जो किया जाता है वो आयगत भुगतान होता है। इसके अलावा बिक्रियों पर व्यय का भुगतान या बिक्री करने पर जो एक्सपेंसेस होते हैं उन पर जो भुगतान किया जाता है वो आयगत भुगतान होता है। इसके अलावा स्थायी संपत्ति के सामान्य व्ययों का भुगतान करना, व्यापार संचालन के सामान्य व्ययों का भुगतान किया जाता है, वो सभी इस प्रकार के पेमेंट्स आयगत भुगतान कहलाते हैं। ठीक है, 31 तक कंप्लीट हो चुका है। अब 32वें नंबर की ग्लोसरी को देखते हैं। यार आयोजन प्रोविजंस क्या होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण वर्ड है ये आपके लिए, काफ़ी प्रैक्टिकल जब आपके चैप्टर चलेंगे उसमें काम आएगा। तो प्रोविजन क्या होता है, किसी ऐसे याद दायित्व एंड नॉन लाइबिलिटीज का आयोजन करने के लिए रखी गई हो जिसकी राशि पूर्णता के साथ निर्धारित नहीं की जा सकती है। यानी इसका कहने का तात्पर्य यह है, यानी ऐसा याद दायित्व है जिसको जानते हैं का आयोजन करने के लिए रखी गई जिसकी राशि पूर्णता के साथ निर्धारित नहीं की जा सकती है कि ये राशि कितनी होगी और कब होगी। जैसे जो स्थायी चल संपत्ति के मूल्यों में कमी आने के कारण या उनके नवीनीकरण के लिए मूल्यह्रास के लिए रखी हो या अपलिखित कर दी गई हो। यानी ये राशि किसके लिए रखी जाती है, एक तो जो स्थायी या चल संपत्ति के मूल्यों में अगर कमी आ जाती है तो उनकी पूर्ति करनी है तो एक कोष बनाया जाता है, उसके कारण रखी जाती है। या कोई नया नया नवीनीकरण किया जा रहा है उसके लिए, या मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन की जो राशि काटी जाती है उसके प्रोविजन या उसके फंड के लिए आयोजन किया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, संचय रिजर्व। एंड रिजर्व क्या होता है, यानी संचय जो लाभ अथवा अन्य बचत में से निकालकर अलग रख दिए जाते हैं। जैसे मान के चलो या रिजर्व संचय के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे व्यापार को 5 लाख रुपए का प्रॉफिट किसी वित्तीय वर्ष में होता है, ठीक है। अब उनमें से 4 लाख रुपया व्यापारी ने जो भी उसको यूटिलाइज कर लिया या किसी में एक शेयर होल्डर्स को बांट दिया, और उसके बाद अगर 1 लाख रुपया और शेष रह गया तो उन जो पैसा शेष रह रहा है उनको एक रिजर्व के रूप में रख दिया जाता है। जब भी व्यापार में कोई अन्य आवश्यकता पड़ेगी तो वो काम, ये पैसा है जो रिजर्व वाला काम लिया जा सकता है। तो जो संचय जो लाभ अथवा अन्य बचत में से निकालकर अलग रख दिए गए हो वो रिजर्व कहलाते हैं। अब नोट देर इसमें यह महत्वपूर्ण है कि इसका यूटिलाइज किस उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है। तो इसका कार्य चिट्ठे में किसी याद दायित्व या संपत्ति के मूल्य में कमी के लिए व्यवस्था करना नहीं होता है। ये महत्वपूर्ण है। यानी जो रिजर्व होता है उसका प्रयोग चिट्ठे में किसी याद जो भी लाइबिलिटीज है या संपत्ति के मूल्य में कमी के लिए इससे राशि का उपयोग नहीं किया जा सकता है। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अब संचय भी आपका पूंजीगत संचय होता है, एक आयगत संचय होता है। पूंजीगत संचय कैपिटल रिजर्व क्या होता है, जिनका लाभांश के रूप में वितरण नहीं होता है। क्या होता है, यानी पूंजीगत संचय किसे कहते हैं, पूंजीगत संचय यानी जिनका
लाभांश के रूप में, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी रहती है इस प्रकार से, तो जिनका लाभांश के रूप में इनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जाता हो वो पूंजीगत संचय होते हैं। अब कौन कौन से लाभांश होते हैं वो देखते हैं। यानी समामेलन से पूर्व के जो लाभ होते हैं पूंजीगत संचय होते हैं। इसके अलावा पूंजी कटौती खाते का जो जमा शेष क्रेडिट शेष होता है, सीआर शेष होता है, वो पूंजीगत रिजर्व होता है। इसके अलावा अंशों के हरण पर जो लाभ होता है, जो शेयर होते हैं तो उनको फॉरफिट कर लिया जाता है, तो उन पर जो लाभ होता है हरण पर, वो पूंजीगत रिजर्व होता है, पूंजीगत संचय होता है, कैपिटल रिजर्व होता है। इसके अलावा व्यापार क्रय की दिशा में शुद्ध संपत्तियों का क्रय मूल्य पर अधिक अधिक है। यानी व्यापार क्रय की दिशा में जो शुद्ध संपत्तियां होती है उनके क्रय मूल्य पर जो सरप्लस होता है वो पूंजीगत संचय होता है। इसके अलावा विकास छूट एवं संचय का निर्माण किया जाता है, वो पूंजीगत संचय कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के संचयों का लाभांश के रूप में वितरण कभी भी नहीं किया जा सकता है। फिर आपका नेक्स्ट है आयगत संचय, यानी रेवेन्यू रिजर्व है। आयगत संचय, कैपिटल रिजर्व की बात कर चुके हैं, अब आयगत संचय के बारे में बात करें तो इसका निर्माण संचालकों द्वारा कंपनी के अंतर नियमों में अनिवार्य किया जाता है। यानी कंपनी एक्ट 2013 में भी इसका प्रावधान है कि इसका निर्माण संचालकों द्वारा कंपनी के अंतर नियमों में अनिवार्य किया जाता है। किसका किया जाता है? आयगत संचय का। अब आयगत संचय भी आपके 3 टाइप्स के होते हैं, रेवेन्यू रिजर्व्स आर 3 टाइप्स। ठीक है, तो आयगत संचय आपके 3 प्रकार के होते हैं। अब इनको वन बाय वन देखते हैं कौन कौन से हैं। एक तो हो गया आपका साधारण संचय यानी जनरल रिजर्व। अब जो आपका साधारण संचय है फ्रेंड्स, वो कंपनी के लिए बनाना ऐच्छिक है, यानी कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो साधारण संचय बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं बना सकते हैं। तो एक कंपलसरी नहीं है साधारण संचय कंपनी के लिए बनाना, तो जनरल रिजर्व आपके लिए ऐच्छिक रहेगा व्यापारी के लिए। फिर नेक्स्ट संचय रहेगा विशेष संचय, यानी स्पेसिफिक रिजर्व है, ये बनाना अनिवार्य है। यानी विशेष संचय को बनाना कंपनी के लिए या व्यापारी के लिए बाध्यता है, तो स्पेसिफिक रिजर्व अनिवार्य होगा। और इसके अलावा संचय कोष आपका रिजर्व फंड है। रिजर्व फंड का उपयोग सिर्फ लाभांश वितरण हेतु किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? यानी संचय कोष का उपयोग लाभांश वितरण हेतु किया जाता है। नेक्स्ट बात करें गुप्त संचय की, यानी सीक्रेट रिजर्व क्या होता है? कौन सा? गुप्त संचय ऐसा संचय जो व्यापार में विद्यमान हो लेकिन प्रकट ना हो। यानी ऐसा संचय व्यापार में विद्यमान तो है, यानी उसकी लेखा पुस्तकों में असेट्स और लायबिलिटीज में कमी वृद्धि तो दिखा रहा है, लेकिन पता नहीं लग रहा है कि वो विद्यमान तो है लेकिन प्रकट नहीं हो रहा है। यह संचय संपत्तियों दायित्वों के पीछे छिपा होता है। किसके पीछे छिपा होता है? यानी जो रिजर्व होता है गुप्त संचय सीक्रेट रिजर्व लायबिलिटीज एंड असेट्स के पीछे छिपा होता है। इसका निर्माण संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि, यानी किस लिए किया जाता है और किस किस प्रकार की कंपनियों के लिए इसका यूटिलाइज किया जाता है वो देखते हैं। तो इसका निर्माण संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि की जाती है एवं दायित्वों में कमी करके दिखाया जाता है। यानी संपत्तियों के मूल्य में तो वृद्धि कर दी जाती है जिससे उनका डेबिट बैलेंस बढ़ जाता है, और दायित्वों में कमी कर दी जाती है। ठीक है, तो उनका सीआर बैलेंस कम हो जाता है। तो ये किस प्रकार की कंपनियों के लिए किस प्रकार की कंपनियां इसको ज़्यादा यूटिलाइज करती है, यूज करती है? तो ये केवल बैंक, बीमा एवं बिजली कंपनियों के लिए अनुमत है। यानी भारत सरकार द्वारा या कंपनी लॉ द्वारा गुप्त संचय सिर्फ और सिर्फ बैंक, बीमा कंपनियां और बिजली कंपनियों के लिए ही अनुमत है। यानी बैंक, बीमा, बिजली जो कंपनीज होते हैं उनके लिए भी ही इसको अनुमत कर रखा है, अदर कंपनीज के लिए ये अनुमत नहीं है। ठीक है, तो जो बेसिक शब्दावली है उसके बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं। 5-7 शब्दावली इस वीडियो के माध्यम से पूरी कर चुके हैं, और बाकी आपके 30 के आसपास जो टर्मिनोलॉजी है, बेसिक शब्दावली है, जो आपके लेखांकन प्रोसेस में काम आएगी, उनको देख चुके हैं, कंप्लीट हो चुका है। अब बात करेंगे लेखांकन सिद्धांतों की। किसके बारे में करेंगे? यानी प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, यानी लेखांकन के सिद्धांत। अब देखते हैं प्रिंसिपल और अकाउंटिंग। पहले तो बात करेंगे लेखांकन के सिद्धांत होते क्या है। ऐसा मूलभूत सत्य, यानी ऐसा यूनिवर्सल ट्रूथ जिसे सर्वत्र समान रूप से स्वीकार किया जाए। यानी ऐसा यूनिवर्सल ट्रूथ या ऐसा मूलभूत सत्य जिसे सर्वत्र समान रूप से स्वीकार किया जाए, यानी जो नियम होते हैं उनको समान रूप से सभी व्यक्तियों के द्वारा स्वीकार किए जाए या संस्थाओं द्वारा स्वीकार किए जाए, वो लेखांकन के सिद्धांत कहलाते हैं। तो इसकी एक एजेंसी देखें तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट IFAC, क्या नाम है इसका शॉर्ट में? IFAC ने अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक का गठन एवं ICAI मतलब द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने लेखा मानक मंडल ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स का गठन किया है। अब नेक्स्ट है लेखांकन सिद्धांतों नियम है, रूल्स देखते हैं। लेखांकन सिद्धांतों के कौन कौन से रूल्स है। फर्स्ट तो है संबंधितता यानी रिलेवेंस है, फिर ऑब्जेक्टिविटी है,
फिर व्यवहारिकता एंड फिजिबिलिटी है। ठीक है, तो 3 प्रकार के सिद्धांतों नियम बता रखे हैं, यानी संबद्धता, वस्तुपरकता और व्यवहारिकता। संबद्धता रिलेवेंस के बारे में बात करें तो वित्तीय विवरण बनाने वाले तथा उनका उपयोग करने वाले दोनों वर्गों के लिए अर्थपूर्ण हो, यानी जो वित्तीय विवरण बनाया जाता है वो बनाने वाले के लिए और जो उसको कम्युनिकेट जिस व्यक्ति के साथ किया जा रहा है, दोनों वर्गों के लिए ये अर्थपूर्ण हो। इस प्रकार से लेखांकन सिद्धांत इस प्रकार से होनी चाहिए। नेक्स्ट है वस्तुपरकता, ऑब्जेक्टिविटी, यानी लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वस्तुपरक तथा संबंधित सभी वर्गों की एक ही धारणा बने तथा व्यक्तिगत पक्षपात से दूर रहे। क्या है, यानी लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वस्तुपरक तथा संबंधित सभी वर्गों की एक ही धारणा इसमें होनी चाहिए और व्यक्तिगत पक्षपात से इनको दूर रखा जाना चाहिए। किसको, व्यक्तिगत पक्षपात इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए वस्तुपरकता के अंतर्गत। फिर है व्यवहारिकता, फिजिबिलिटी, सिद्धांत बिल्कुल सरल होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए इनके अंतर्गत, बहुत गंभीर या समझने योग्य होने चाहिए और व्यवहारिक रूप से उपयोगी हो। इस प्रकार के लेखांकन सिद्धांतों का निर्माण किया जाना चाहिए, यानी संबद्धता, वस्तुपरकता और व्यवहारिकता तीनों इसमें विद्यमान होनी चाहिए। अब इसमें अवधारणाएं, संकल्पनाएं, सिद्धांतों में अंतर देख लेते हैं। क्या है, यानी अवधारणाएं संकल्पनाएं दोनों एक ही है और सिद्धांतों में अंतर क्या है। अंतर का आधार है अवधारणाएं, संकल्पनाएं और सिद्धांत देखेंगे। तो अवधारणाओं को देखेंगे, फिर सिद्धांत में अंतर देखेंगे। तो उत्पत्ति का आधार देखते हैं, यहाँ पे अंतर डिसाइड करेंगे। तो यानी ये सिद्धांतों की उत्पत्ति का आधार होती है, यानी जो अवधारणाएं, संकल्पनाएं होती है वो सिद्धांतों की उत्पत्ति का आधार होती है, जबकि सिद्धांत विषय के निर्वहन में योगदान देते हैं। जो सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, विषय के निर्वहन में योगदान देते हैं। प्रमाण की आवश्यकता के बारे में बात करें तो ये स्वयं सिद्ध है, इसलिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। कौन स्वयं सिद्ध है, अवधारणाएं, संकल्पनाएं हैं, तो इनमें प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि सिद्धांत सोच विचार कर प्रमाणों पर आधारित होता है, फैक्ट पर आधारित होता है, तो यहाँ पे प्रमाणों की आवश्यकता पड़ती है। स्वीकारोक्त के बारे में बात करें, यानी एक्सेप्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो ये निर्विवाद रूप से स्वीकार किए जाते हैं। जो अवधारणाएं होते हैं, संकल्पनाएं होते हैं, सर्वत्र रूप से स्वीकार की जाती है और इनकी स्वीकारोक्ति के प्रमाण की आवश्यकता होती है। यानी जो सिद्धांत होते हैं उनकी स्वीकारोक्ति के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। प्रमाण अगर पॉजिटिव है तो इनको स्वीकार किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। अब फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बात करें, लोचशीलता के बारे में बात करें तो लोचशीलता इनमें नहीं पाई जाती है, यानी अवधारणाएं, संकल्पनाओं में किसी प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं पाई जाती है। जबकि सिद्धांतों में इनका निर्माण देश, काल एवं परिस्थिति के अकॉर्डिंग होता है, अतः इनमें लोचशीलता पाई जाती है। देश, काल, परिस्थिति के जो भी परिस्थिति या देश के जो भी रूल्स रेगुलेशन है, कानून, अगर उनमें संशोधन होता है तो संशोधन किया जाता है समय परिस्थिति के अकॉर्डिंग, तो सिद्धांतों में लोचशीलता पाई जाती है। अब लेखांकन की प्रमुख अवधारणाओं के बारे में बात करते हैं, कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। क्या है, लेखांकन की प्रमुख अवधारणाएं, कंसेप्ट। तो कौन कौन सी अवधारणा है, पहले इनको ब्रीफ में देखते हैं। एक तो पृथक अस्तित्व अवधारणा यानी सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट है। फिर मुद्रा संबंधी अवधारणा है। फिर निरंतरता की अवधारणा है। फिर आपके द्विपक्षीय ड्यूल एस्पेक्ट है। कॉस्ट कंसेप्ट है, लागत अवधारणा है। वसूली या आगम अवधारणा है एंड रेवेन्यू कंसेप्ट है। आय व व्यय के मिलान की अवधारणा है एंड मैचिंग कंसेप्ट है। फिर आपका उपार्जन अवधारणा है, एक्रूअल कंसेप्ट है। फिर लेखा अवधि एंड अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट है। चिट्ठा समीकरण अवधारणा है एंड बैलेंस शीट कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये 10 प्रकार की आपकी यहाँ पे अवधारणाएं दे रखी है। अब इनको 1 बाय 1 देखते हैं। ठीक है, कंसेप्ट को देखते हैं। फर्स्ट आपका, यानी फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, हालांकि इंपॉर्टेंट सभी है, पर फर्स्ट को देखते हैं। पृथक अस्तित्व अवधारणा सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। इसका मतलब यह है कि व्यापार तथा व्यापारिक अस्तित्व अलग अलग माना जाता है। इस अवधारणा के अंतर्गत व्यापारी व व्यापार का अस्तित्व पृथक पृथक माना जाता है। व्यापारी यानी स्वामी की निजी संपत्तियों व दायित्वों का लेखा व्यापार के पुस्तकों में नहीं रखा जाता है। यानी जो व्यापारी होता है उसका जो निजी खर्चा होता है, जो भी उसकी एसेट्स होती है, लाइबिलिटीज होती है, उसका व्यापार की पुस्तकों में लेखा नहीं रखा जाता है। ठीक है, वो पृथक पृथक अस्तित्व की अवधारणा के आधार पर व्यापारी और व्यापार अलग अलग होता है। नेक्स्ट है मुद्रा माप संबंधी अवधारणा, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है। तो इस अवधारणा के अंतर्गत व्यवसाय में लेखांकन केवल उन्हीं मदों का होता है जिनका मुद्रा में माप होता है। ठीक है, यानी पैसों में, मुद्रा में उनका चलन हो, उनका ही यहाँ पे लेखा किया जाता है। नेक्स्ट निरंतरता की अवधारणा, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है। यानी व्यापार का जीवन काल लंबा होता है, अनवरत रूप से चलने वाला होना चाहिए। तब व्यवसाय में तब तक निरंतरता रहेगी जब तक कि कोई ऐसा कारण या विपरीत स्थिति प्रकट नहीं हो। ठीक है, निरंतरता की अवधारणा का मतलब यह है कि व्यापार का अस्तित्व वो लंबा लॉन्ग जीवन काल के लिए बनाया गया है और व्यापार तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक उसमें किसी प्रकार की कोई प्रतिकूल परिस्थिति सामने नहीं आ जाती हो। चल एवं अचल संपत्ति, ये महत्वपूर्ण है। निरंतरता की अवधारणा के आधार पर ही चल एवं अचल
स्थायी एवं अस्थायी संपत्ति का विभाजन इसी आधार पर होता है, ठीक है। यानी जो चल संपत्ति होती है 12 महीने से संबंधित होती है, जबकि अचल संपत्ति 12 महीने से अधिक के लिए होती है। तो इसका निर्धारण निरंतरता की अवधारणा यानी गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के आधार पर ही की जाती है। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स, द्विपक्षीय अवधारणा ड्यूल आस्पेक्ट कंसेप्ट है। द्विपक्षीय अवधारणा यानी दोहरा लेखा प्रणाली से संबंधित है। द्विपक्षीय अवधारणा ड्यूल आस्पेक्ट कंसेप्ट। अब इसमें दो पक्ष होते हैं, एक तो आपका डेबिट हो जाएगा, एक आपका क्रेडिट पक्ष हो जाएगा। डेबिट पक्ष को पक्ष के नाम से भी जाना जाता है, जबकि क्रेडिट को जमा पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों पक्षों का योग हमेशा समान होगा। क्या होगा कि डेबिट और क्रेडिट पक्ष हमेशा समान होगा, यानी संपत्ति एवं दायित्व का प्रभाव समान रूप से होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में बात करें, लागत अवधारणा है यानी कॉस्ट कंसेप्ट है। तो कॉस्ट कंसेप्ट के बारे में बात करें तो उस वस्तु या संपत्ति के क्रय मूल्य से है, यदि वह स्थायी संपत्ति है तो उसको परचेज करने का यानी क्रय मूल्य पर लगा पैसा प्लस लाने पर भाड़ा प्लस स्थापना व्यय लागत मूल्य होता है। जैसे उदाहरण देखें, 1 लाख की आपने संपत्ति खरीदी, प्लस उसको लाने में आपका 1500 रुपया वेजेज हो गया, भाड़ा हो गया, और 1500 रुपया उसको इंस्टॉलेशन यानी मशीनरी को स्थापित करने में लग गया, तो आपका लगभग 1,03,000 रुपया कॉस्ट हो गई। क्या हो गई? लागत अवधारणा, कॉस्ट कंसेप्ट हो गई। नेक्स्ट बात करें, वसूली या आगम अवधारणा है यानी रेवेन्यू कंसेप्ट है, यानी काफी अच्छा है। आय उस समय उपार्जित मानी जाती है। क्या है? यानी रेवेन्यू वसूली या आगम अवधारणा के बारे में बात करें तो रेवेन्यू कंसेप्ट के बारे में बात करें तो आय उस समय उपार्जित मानी जाती है जिस तिथि को वह वसूल कर ली जाती है। जैसे मान के चलो आपको 15 मार्च 2026 को 50,000 रुपये मिल गए, तो उस तिथि को ही वसूली या आगम की अवधारणा के अनुसार उस तिथि को वह वसूल कर ली जाती है। वसूल कर ली है अर्थात वह तिथि वसूली की तिथि मानी जाती है जिस तिथि को वस्तु या सेवा किसी प्रतिफल के बदले में किसी ग्राहक को दे दी जाती है। मूल्य का भुगतान तुरंत हो यह आवश्यक नहीं होता है। कौन सी अवधारणा के अंतर्गत? वसूली या आगम अवधारणा के अंतर्गत मूल्य का भुगतान तुरंत हो यह आवश्यक नहीं होता है। नेक्स्ट बात करें सेवन कंसेप्ट को देखें, सातवीं अवधारणा आपकी आय व व्यय के मिलान की अवधारणा है, मैचिंग कंसेप्ट है। यानी आय और व्यय की मिलान की अवधारणा के बारे में यहाँ पे बात करें बेसिक रूप से, तो जो व्यय और आपके रेवेन्यू होती है वो उसी चालू वर्ष से संबंधित होनी चाहिए। यानी चालू वर्ष की आय व व्यय का मिलान होना चाहिए। जैसे आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, बकाया खर्चे हो गए, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, पूर्वोत्तर खर्चे हो गए, एक्रूड इनकम हो गया, ठीक है, और उपार्जित आय हो गई, अनहर्ड इनकम अनुपार्जित आय हो गई, का समायोजन चालू वर्ष की अवधि से ही होना चाहिए, ठीक है। यानी चालू वर्ष की अवधि से इनका समायोजन करना चाहिए। अब इसमें नोट दे रखा है कि काफी महत्वपूर्ण है, यानी एक तो अर्जित आय और अनुपार्जित आय क्या होती है? एक्रूड इनकम और अनहर्ड इनकम, यानी वह आय जो प्राप्त कर ली गई हो, आधिकारिक हो लेकिन नगद में प्राप्त नहीं हुई हो, यानी ऐसी आय जो आधिकारिक हो यानी आपको मिलनी चाहिए लेकिन अभी आप लोगों को मिली नहीं है, व्यापार को नहीं मिली है, वो होती है आपकी एक्रूड इनकम। और अनहर्ड इनकम वह आय होती है जो व्यापारी यानी व्यापार के लिए वो आधिकारिक रूप से सही नहीं है, बट उसको एडवांस में मिल गई है, कमाई नहीं है, तो उसको अनहर्ड इनकम कहा जाता है। यानी अनार्जित आय है, अनहर्ड इनकम है। अनार्जित वह आय जो नगद में प्राप्त कर ली गई हो लेकिन वह चालू वर्ष की ना होकर आगामी वर्ष की हो, यानी आगामी वर्ष से संबंधित है, चालू वर्ष से संबंधित नहीं है, उसको अनार्जित आय अनहर्ड इनकम कहा जाता है। नेक्स्ट है उपार्जन अवधारणा, यानी एक्रूअल कंसेप्ट है। कौन सा कंसेप्ट है? उपार्जन अवधारणा। तो इस अवधारणा के अंतर्गत आयगत व्ययों तथा आयगत आयों का लेखांकन नगद भुगतान अथवा नगद प्राप्ति की अपेक्षा उनके उपार्जित एक्रूर होने वाले वर्ष में किया जाना चाहिए। यानी इस कंसेप्ट के अंतर्गत आयगत व्यय तथा आयगत आयों का जो लेखांकन किया जाता है वो नगद भुगतान अथवा नगद प्राप्ति की अपेक्षा उनके उपार्जित एक्रूर होने वाले वर्ष में ही किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, जो आप ये कंसेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं आपके सामने, तो इसमें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपके जो 10 कंसेप्ट दे रखी है एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इसमें से आपके ऑप्शन में दे देगा कि इनमें से कौन सी अवधारणा नहीं है या इनमें से कौन सी अवधारणा है, तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कंसेप्ट जो 10 कंसेप्ट आपके दे रखे हैं कौन कौन से आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आता है तो आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। और उसमें क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि उपार्जन अवधारणा क्या होती है, और जो भी अवधारणा बता रखी है उसकी परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है, इस अवधारणा के अकॉर्डिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, पूर्वोत्तर व्यय है, यानी अर्जित किंतु अप्राप्त आय एक्रूड इनकम है तथा अनुपार्जित अथवा अग्रिम प्राप्त आय अनहर्ड इनकम को समायोजित चालू वर्ष में ही किया जाता है। यानी इस प्रकार के जो खर्चे हैं इनकम है उनको संबंधित वित्तीय वर्ष के चालू वर्ष में इनका समायोजन करना जरूरी होता है। नेक्स्ट है लेखावधि अवधारणा यानी अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। हालांकि इसके बारे में सामान्यतः जो व्यापार का कालावधि होती है वो सामान्यतः 12 माह की होती है,
जो वित्तीय वर्ष होता है आपका 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। नेक्स्ट आपका लास्ट अवधारणा है चिट्टा समीकरण अवधारणा, बैलेंस शीट कंसेप्ट है। तो बैलेंस शीट कंसेप्ट के बारे में जब बैलेंस शीट वाला चैप्टर आएगा इसमें डिटेल से बात करेंगे। एक साइड आपका असेट्स हो जाएगा, एक साइड आपका लाइबिलिटीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, संपत्ति एवं दायित्व के पक्ष होते हैं। अब इसमें बात करें तो आपके असेट्स व लाइबिलिटीज के बारे में बात करें तो एक्सपेंसेज प्लस लॉसेज प्लस असेट्स क्या है, यानी एक्सपेंसेज प्लस असेट्स प्लस लॉसेज बराबर इनकम प्लस गेंस प्लस लाइबिलिटीज, यानी अगर ये इक्वेशन बनाएंगे तो आपका संपत्तियों और दायित्वों का बैलेंस बराबर आ जाएगा। बैलेंस शीट में जब पढ़ेंगे जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब बात करते हैं लेखांकन परंपराओं के बारे में, यानी कंसेप्ट के बारे में बात कर चुके हैं, अब कन्वेंशन को देखते हैं हम। किसको देखते हैं, लेखांकन परंपराएं। तो व्यवहार में जो सामान्य सहमति पाई जाती है वो ही परंपरा होती है, यानी जो परंपरा स्टार्ट हो जाती है वही परंपरा होती है। जैसे मूल्यह्रास सीधी रेखा विधि से लगाना है, जो परंपरा चलती आ रही है वर्षों से, उसी को अनवरत रूप से जारी रखा जाता है तो वही परंपरा बन जाती है। तो मूल्यह्रास सीधी रेखा विधि से लगाना या वित्तीय विवरण पत्रों की शैली एवं सामग्री अंकेशन प्रतिवेदन का प्रारूप क्या होना चाहिए, जो पहले से ही प्रचलित है, वो एक तरीके से परंपराएं कहलाती है। अब लेखांकन परंपराओं के प्रकार है। अकाउंटिंग कन्वेंशन 3 प्रकार की होती है। कितने की होती है, आपके कंसेप्ट तो अवधारणा 10 प्रकार की होती है, जबकि परंपराएं यानी कन्वेंशन आपकी 3 प्रकार की होती है। विशेष रूप से ध्यान रखना है, 3 प्रकार की परंपराएं होती है। फर्स्ट तो आपकी पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर है। फिर आपकी सेकंड नंबर की महत्वपूर्णता संबंधी परंपरा है, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी है। और लास्ट आपकी एकरूपता संबंधी परंपरा है, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, ठीक है। अब इनको वन बाय वन देखें। तो पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा क्या कहती है, देखिए फ्रेंड्स, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर्स, व्यवसाय द्वारा उसके हितधारकों को संपूर्ण व्यापारिक गतिविधियों की स्थिति यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट में प्रकट करनी चाहिए। यानी जो पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा के अनुसार, यानी व्यवसाय द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, जो भी उसके स्टेक होल्डर है, जैसे आपका बैंक हो गया, बीमा कंपनीज होगी, इसके अलावा इन्वेस्टर हो गए, डेटर्स, क्रेडिटर एक्सेट्रा, जो भी है आपके कस्टमर है, तो हितधारकों को संपूर्ण व्यापारिक गतिविधि की स्थिति प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट के माध्यम से प्रकट करनी चाहिए। इसमें संदिग्ध दायित्वों की टिप्पणी तथा विनियोगों का बाजार मूल्य एवं महत्वपूर्ण परिवर्तनों को दर्शाया जाना चाहिए। यानी जो भी स्थिति है व्यापार में किसी रूप से गोपनीय रूप से नहीं रखनी चाहिए। तो संदिग्ध लाइबिलिटीज है, विनियोगों का बाजार मूल्य है, जो महत्वपूर्ण चेंजिंग हो रहे हैं व्यापार में, वो सभी प्रकट करनी चाहिए, यानी स्टेक होल्डर को बताना चाहिए। ये आपकी पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा होती है, यानी कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। नेक्स्ट आपकी महत्वपूर्णता संबंधी परंपरा है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, यानी व्यापार में जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स होते हैं तो उनको ही दर्शाना चाहिए, छोटे मोटे फैक्ट्स को दूर रखना चाहिए। तो इसमें छोटे छोटे तथ्यों को छोड़कर महत्वपूर्ण तथ्यों को ही दर्शाया जाना चाहिए। जैसे बात करें, जैसे एक व्यापारी है, एग्जाम्पल के तौर पर देख रहे हैं, एक छोटे व्यापारी के लिए फुटकर औजार होते हैं जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति का छोटा व्यापार है या कोई फुटकर व्यापारी है तो उसके लिए फुटकर औजार होते हैं जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जबकि जो बड़ी कंपनी है, कोई बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है, तो बड़े उत्पादक के लिए फुटकर औजार महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका एकरूपता संबंधी परंपरा है, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी है। एकरूपता संबंधी परंपरा है, जो रूल्स आपने पहले अकाउंटिंग प्रोसेस में अपना रखा है वो अनवरत रूप से जारी रखना चाहिए। अगर उसमें किसी प्रकार की कोई विशेष परिस्थिति हो जाती है तभी आपको जो भी है वो चेंज करनी चाहिए, अदरवाइज नहीं करनी चाहिए जो भी सिद्धांत है। तो व्यवसाय की नीतियों व सिद्धांतों में एकरूपता होनी चाहिए, कोई परिवर्तन विशेष परिस्थितियों में ही करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। सॉरी, आपकी जो परंपरा है वो 4 प्रकार की बता रही है इसमें। फिर आपका रूढ़िवादिता की परंपरा है, क्या है, रूढ़िवादिता की परंपरा एंड कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन, क्या है, रूढ़िवादिता की परंपरा है। तो इसमें ध्यान रखना है कि रूढ़िवादिता की परंपरा कई बार एग्जाम में आ चुकी है, तो रूढ़िवादिता की परंपरा को विशेष रूप से आप ध्यान रखना है। किसके कौन कौन से एग्जाम्पल है, रूढ़िवादिता परंपरा का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है, एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो रूढ़िवादिता परंपरा के अकॉर्डिंग स्टॉक का मूल्यांकन किसका, जो स्कंद होता है, स्टॉक का मूल्यांकन लागत मूल्य या बाजार मूल्य में से जो भी कम हो उस पर किया जाता है। इसके अलावा डूबत एवं संदिग्ध ऋणों तथा देनदारों पर बट्टा प्रावधान बनाया जाता है, किसके अकॉर्डिंग, रूढ़िवादिता की परंपरा के अनुसार। फिर विनियोगों में होने वाले उतार चढ़ाव एंड अप डाउन के लिए कोष का निर्माण रूढ़िवादिता परंपरा के हिसाब से किया जाता है। नेक्स्ट है अमूर्त संपत्तियों का अपलेखन, रूढ़िवादिता परंपरा के अनुसार किया जाता है। स्थायी किस्त पद्धति के बजाय क्रमागत ह्रास विधि का प्रयोग करना चाहिए, यानी जो स्थायी किस्त पद्धति है उसमें क्या, जो डेप्रिसिएशन होता है हर साल फिक्स रहता है, जबकि जो क्रमागत ह्रास विधि में गढ़ते हुए मूल्य के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, तो व्यापार के लिए सही भी रहता है।
और नेक्स्ट है संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी एंड जॉइंट लाइफ पॉलिसी को चुकाए गए प्रीमियम पर न दिखाकर समर्पण मूल्य पर दिखाया जाना चाहिए। यानी जो संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी होती है उसको जो प्रीमियम पेड किया गया है उस पर ना दिखाकर समर्पण मूल्य या सरेंडर वैल्यू पर उसको दिखाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है रूढ़िवादिता परंपरा के हिसाब से बात करें तो ऋण पत्रों के शोधन पर दिए जाने वाले प्रब्याजी का निर्गमन के समय ही प्रावधान करना चाहिए। यानी जो ऋण पत्रों के शोधन होता है उस पर जो इंटरेस्ट दिया जाता है का निर्गमन के समय ही उसका प्रावधान पहले से ही कर लेना चाहिए। नेक्स्ट बात करें कानून के पालन की परंपरा है, पांचवी परंपरा आपकी कानून के पालन की परंपरा है। कन्वेंशन ऑफ ऑब्जर्वेंस ऑफ लॉ है। भारत में प्रचलित कानूनों की पालना करना है। यानी भारत में जो या थोड़ा मिसप्रिंट है, भारत में प्रचलित जो भी कानून है उनकी पालना व्यापारी या कंपनियों को करनी चाहिए। जैसे कंपनी अधिनियम 2013 जो एक्ट बनाया गया उसकी पालना करना, साझेदारी अधिनियम 1932 की पालना करना, उसके अलावा आयकर अधिनियम 1961, सेबी एक्ट 1992 एक्सेट्रा का पालन करना अनिवार्य है। जो भी और भी रूल्स रेगुलेशन है उनका पालन करना व्यापार के लिए अनिवार्य होता है। नेक्स्ट बात करें आधारभूत लेखांकन मान्यताएं हैं, यानी फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, मान्यताओं के बारे में बात कर रहे हैं अब। तो ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा लेखा मानक फर्स्ट यानी जो लेखा मानक फर्स्ट है AS फर्स्ट किसे संबंधित है, यानी एस जितने भी एस है अभी ICAI द्वारा जारी किए गए उनका जो लेटेस्ट जो अमेंडमेंट है वो अमेंडमेंट के साथ में जो भी जब भी वीडियो में पढ़ाएंगे तो उसमें आपको डिटेल से बताया जाएगा। तो अभी तो ये बेसिक चल रहा है। तो ICAI द्वारा लेखा मानक AS फर्स्ट लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण से संबंधित है। यानी AS फर्स्ट है वो लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण से संबंधित है। कौन सा लेखांकन? AS फर्स्ट है। डिटेल से जब AS की क्लास आएगी उसमें बताएंगे। जितने भी AS है वो मान्यताएं आपकी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? यानी अजम्पशन आपकी 3 टाइप्स की होती है। एक तो होती है व्यवसाय की निरंतरता, लंबे समय तक व्यापार का चलन होना चाहिए। इसके अलावा संगति एकरूपता यानी नीतियों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो भी आपकी एकरूपता है, किस प्रकार से आप अकाउंट्स तैयार कर रहे हैं, किस प्रकार से आप डेप्रिसिएशन का जो चार्ज है या डेप्रिसिएशन की दर है वो कैसे कर रहे हैं, ऑडिट रिपोर्ट्स का प्रारूप क्या है, एक्सेट्रा जो भी है उनमें संगति या एकरूपता होनी चाहिए। विशेष परिस्थितियों में उनमें चेंजिंग होना चाहिए। लास्ट आपका उपार्जन अवधारणा है, एक्रूअल कंसेप्ट है। लेखा आय कमाने के वर्ष में होना चाहिए चाहे प्राप्त हो या नहीं हो। जैसे आपने आपका जो वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक है, अगर आपको अगस्त में 50,000 रुपये का आपने परचेज किया है, सेल्स किया, लेकिन आपने जो परचेज किया अगर वो अगले वित्तीय वर्ष यानी 2025-26 वाले वित्तीय वर्ष में अगर आपको राशि प्राप्त होती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको जो लेखांकन करना है वो 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 वाले वर्ष में करना है, चाहे वो राशि आपको बाद में प्राप्त हो। ठीक है, प्राप्त हो या नहीं हो, चाहे प्राप्त हो यानी आय कमाने वाले वर्ष में होना चाहिए, चाहे वो आय कमाने वाले वर्ष में आपको राशि प्राप्त हो रही है या नहीं हो रही है, बट आपको एंट्री संबंधित कंट्री ईयर्स में करनी चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, बेसिक इंट्रो टू अकाउंटेंसी के बारे में 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। एक वीडियो आपका 53-54 मिनट का बना चुके हैं और सेकंड वीडियो ये आपका कंप्लीट हो चुका है। यानी बेसिक इंट्रो के बारे में लेखांकन का विकास, उसकी प्रोसेस, अवधारणाएं यानी कंसेप्ट, अंजम्पशन, सिद्धांत, एक्स्ट्रा जो भी है वो डिटेल से, और उसकी बेसिक ग्लोसरी या टर्मिनोलॉजी जो भी शब्द है वो डिटेल से बात कर चुके हैं। यानी बेसिक आपका लेखा शास्त्र का परिचय कंप्लीट हो चुका है। यानी ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट था। अब आगामी जो भी आपके चैप्टर आएंगे वो प्रैक्टिकल से स्टार्ट करेंगे। अगर किसी भी फ्रेंड्स को कोई क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ये क्लासेस आपकी JVNL जूनियर अकाउंटेंट के लिए चलाई जा रही है। यानी फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी क्लासेस रहेगी। आपको आपसे किसी प्रकार का कोई चार्ज वसूल नहीं किया जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको PDF दी जाएगी। और उसके रिगार्डिंग मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पिन कर रहा हूँ, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें तो आपको सभी PDF फ्री में मिलेगी। पूरे वीडियो आपको फ्री में मिलेंगे। और जो भी आपके चैप्टर है, जो भी सिलेबस है, यानी आपका अकाउंटेंसी वाला पार्ट है 60% वेटेज वाला, वो कंप्लीट इस यूट्यूब चैनल यानी वामिका अकेडमी के माध्यम से आपको करवाए जाएंगे। तो लगभग इसमें 150 से लेकर 200 के आसपास वीडियो बनाए जाएंगे। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सभी वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।